वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2006 में आई मूवी लकी नंबर 11 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है ब्रूस विल्स। मूवी की शुरुआत में हमें स्लिम हॉपकिंस नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेशनली एक बुकी है। स्लिम अपनी कार के पास जाकर कार का डोर ओपन करने ही वाला था कि इसी टाइम स्लिम को एक गोली आकर लगती है, जिसे स्लिम मारा जाता है। और फिर स्लिम का कातिल स्लिम की एक नोटबुक लेकर यहाँ से निकल जाता है और असल में ये नोटबुक स्लिम का लेजर था, यानी कि स्लिम इसमें अपना हिसाब किताब रखता था। इसके बाद हमें बेनी बेंगिस नाम का एक बुकी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड एक तीसरे पर्सन को लेकर आते हैं, मगर तीसरा पर्सन असल में एक हिटमैन था, जो दोनों बॉडीगार्ड और फिर बेनी को मार देता है। और पहले वाले बुकी की तरह इसका भी लेजर ये किलर ले जाता है। इसके बाद हमें एक बस टर्मिनल का वेटिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का अपनी बस का इंतजार कर रहा था, मगर न जाने कब उस लड़के के पास एक आदमी आ जाता है, जो अपने आप को एज स्मिथ इंट्रोड्यूस करता है। स्मिथ कहता है कि मैं इस टाउन का नहीं हूँ और मैं इस टाउन में किसी खास काम से आया हूँ। इसके बाद स्मिथ एक कहानी सुनाता है कि ये 20 साल पहले की बात है, और फिर इसके बाद 1979 का सीन दिखाया जाता है। और वैसे गाइस, आने वाले इवेंट्स स्मिथ का नरेशन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वेट एक घोड़े पर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लगा रहा है, जिससे हॉर्स रेस में घोड़े की जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मगर जब वेट ग्लोरिया नाम की प्रोस्टिट्यूट के साथ कबड्डी खेलने जाता है, तब वो जोश में घोड़े और ड्रग के बारे में सब कुछ बता देता है। तो ग्लोरिया ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने देती, तो वो इस बारे में अपने एक दूसरे कस्टमर को बता देती है, जिसका नाम एब है। और फिर हर अच्छे दोस्त की तरह एब अपने फ्रेंड से हॉर्स रेस और ड्रग के बारे में बातें शेयर करता है, और इन बातों को एक वेटर सुन लेता है, जो बड़ी चतुराई से अपने नेफ्यू मैक्स को इस सब के बारे में बता देता है कि एक्वाडेक्ट हॉर्स रेस में 10वीं हॉर्स रेस फिक्स होने वाली है, जिसमें 7th घोड़े को परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स दिया गया है। तो अगर तुम उस घोड़े पर बेट लगाओ तो तुम जरूर जीतोगे। और गाइस, फिर ऐसा करते करते ये रेस फिक्स की बात काफी लोगों में फैल जाती है। इसके बाद मैक्स अपने बेटे के साथ बेसबॉल का मैच देखने के लिए रेडी होने लगता है, मगर असल में वो ऐसा सिर्फ अपनी वाइफ को दिखाने के लिए कर रहा है। मैक्स अपने बेटे हेनरी से कहता है कि तुम इसी कार में बैठे रहना और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद मैक्स एक्वाडेक्ट पहुंच जाता है ताकि वो फिक्स्ड रेस में घोड़े पर बैट लगा सके। इसके बाद मैक्स अपनी वाली हॉर्स रेस देखने लगता है और वो काफी नर्वस है, मगर जब नंबर 7 हॉर्स रेस में लीड करने लगता है, तो मैक्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मगर उसकी खुशियों की धज्जियां उड़ जाती हैं जब वो देखता है कि नंबर 7 हॉर्स अचानक से ट्रैक पे गिर गया और वो मारा गया। तो ये देखकर मैक्स की हवा टाइट हो जाती है और उसे अपनी बैट याद आने लगती है कि जब वो इस घोड़े पर $20,000 लगाना चाहता था, तब बैटिंग वाली बुकी रॉथ ने इतनी बड़ी बैट लगाने के लिए उसे वार्न भी किया था। असल में रॉथ को मैक्स पे शक होने लगा था कि ये आम आदमी एक अनजान घोड़े पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है। तो रॉथ ने मैक्स से बोला कि इतनी बड़ी बैट लगाने के लिए मुझे अपने से भी बड़े बुकी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही इतनी बड़ी बैट हैंडल कर सकते हैं। मगर लास्टली रॉथ ने उसे वार्न किया था कि हम लोग एक बहुत डेंजरस आदमी के लिए काम करते हैं, तो ध्यान रहे कि अगर किसी भी वजह से तुम हारते हो और उनका पैसा लौटा नहीं पाते, तो वो डेंजरस लोग तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। और ये सब सोचकर मैक्स काफी घबराया हुआ है, क्योंकि वो बैटिंग में ऑलरेडी हार चुका है अब। और इसके बाद जब मैक्स पार्किंग एरिया में लौटकर आता है, तब उसकी कार और उसका बेटा दोनों ही यहाँ से गायब थे। तो फिर मैक्स हेनरी चलाने लगता है, मगर तभी दो गुंडे यहाँ आकर मैक्स को नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद मैक्स की बहुत बुरी मार लगाई जाती है और फिर इसके बाद मैक्स की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। और फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो आदमी स्मिथ से पूछता है कि मैक्स ने बैट ही तो लगाई थी, तो उसकी फैमिली को क्यों मारा गया। तो स्मिथ बताता है कि असल में मैक्स की फैमिली को मारने वाले लोग वही लोग थे जिन्होंने घोड़े को ड्रग देकर रेस फिक्स करवाई थी, और ऑब्वियसली वो लोग अपनी फिक्स की गई रेस में अपने अलावा किसी और को बेट लगाने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे एक्सपोज होने का रिस्क था। तो रिस्की एलिमेंट मैक्स और उसकी फैमिली को मरवा दिया गया, ये शो करने के लिए कि कोई भी उन लोगों के खिलाफ न जाए। इसके बाद स्मिथ अपनी व्हील चेयर से उतरकर इस आदमी को मार देता है, और फिर वो इस आदमी को अपनी व्हील चेयर पर बैठाकर एक ट्रक में चढ़ा देता है और फिर इस ट्रक को यहाँ से ले जाता है। और इस आदमी ने इसे क्यों मारा वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हमें एक होटल रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। लड़के का नाम स्लेवन है और लड़की का नाम लिंसे है। लिंसे स्लेवन से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी नाक को क्या हुआ है। तो स्लेवन अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद बताता है कि मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और रिसेंटली मेरी जॉब चली गई, और जब मैं घर लौट के वापस आया तो मेरी गर्लफ्रेंड एक दूसरे आदमी के साथ कबड्डी खेल रही थी। तो अपना गम भुलाने के लिए मैं न्यूयॉर्क चला आया
और इस शहर में निक नाम का मेरा अच्छा दोस्त रहता है। मगर जब मैं निक से कॉल पर बात करते हुए उसकी फ्लैट की तरफ आ रहा था, तब एक ठग ने मेरा पैसा चुराने के लिए मेरा पीछा किया और मेरी नाक तोड़ दी। तो लिंसे कहती है कि उस ठग ने तुम्हारा वॉलेट चुराया, मगर उसने तुम्हारे सूटकेस और तुम्हारी वॉच को हाथ भी नहीं लगाया। ये तो अजीब बात है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फ्लैट स्लेविन के दोस्त निक का है और ये लेडी निक की नेबर है और ये निक से चीनी लेने आई थी। मगर तभी यहाँ पर एक कॉल आता है जिसे स्लेविन पिक करता है, मगर कॉलर बिना कुछ कहे ही कॉल काट देता है। मे बी वो कॉल पर स्लेविन के बजाय निक को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो लिंसे की वुमेन इंस्टिंक्ट बताने लगती है कि शायद निक किसी प्रॉब्लम में फंस गया है। मगर अब लिंसे के काम करने का टाइम हो गया था, तो वो यहाँ से चली जाती है। मगर तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है, तो स्लेविन को लगता है कि शायद लिंसे लौट कर आई होगी। मगर लिंसे के बजाय यहाँ पर दो आदमी थे। असल में ये दोनों ठग्स निक को ढूंढने यहाँ पर आए थे और उन्हें लगता है कि स्लेविन ही निक है। और इन दोनों आदमियों का नाम स्लो और एल्विस है। स्लो बोलता है कि तुम्हें हमारे बॉस ने मिलने बुलाया है। मगर स्लेविन के काफी प्रोटेस्ट करने के बाद ये दोनों स्लेविन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और बेचारा स्लेविन सिर्फ टॉवल में ही था। इसके बाद स्लेविन इनके बॉस से मिलता है जिसे द बॉस कहा जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि द बॉस एक रियल क्राइम बॉस है और ये लोग स्लेविन को निक समझ रहे हैं। बॉस बोलता है तुम पर स्लिम हॉपकिंस नाम के आदमी का $96,000 उधार है और मेरा स्लिम पे उधार है, तो इनडायरेक्टली तुम मेरे कर्जदार हो, वो भी $96,000 के। तो स्लेविन पूछता है कि स्लिम को क्या हुआ। तो बॉस बताता है कि स्लिम हाल फिलहाल में मारा गया है। बॉस बताता है कि मेरे राइवल क्राइम बॉस ने मेरे बेटे को मरवा दिया है और अब मुझे बदला चाहिए। मेरा बेटा मारा गया है तो मेरे राइवल राबी का बेटा भी मारा जाना चाहिए। बॉस कहता है कि मिस्टर नेक, तुम पर मेरे $96,000 उधार हैं, तो तुम मेरे राइवल राबी के बेटे को मार दो और ऐसा करने से तुम्हारा डेब्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी हो तुम्हें ये काम हर हाल में करना होगा। इसके बाद स्लोई और एल्विस स्लेविन को यहाँ से ले जाते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि स्मिथ भी यहाँ पे छुपा हुआ था। बॉस स्मिथ से बोलता है कि मैं तुम्हें इस असैसिनेशन के लिए इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, मगर तुम ये काम खुद करने के बजाय इस लड़के के थ्रू क्यों करवा रहे हो। तो गाइस, राबी के बेटे को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट बॉस ने निक को यानी कि स्लेविन को स्मिथ के कहने पे दिया है। वहीं अब तक स्लेविन निक के फ्लैट तक पहुंच जाता है तो लिंसे यहाँ कर बोलती है कि तुम अभी तक टॉवल में ही हो। मगर स्लेविन कुछ एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही उसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाई देती है कि स्लिम हॉपकिंस नाम का आदमी लापता है। तो स्लेविन लिंसे को बताता है कि ये आदमी मर चुका है और थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी डेड बॉडी देखी है। मगर तभी लिंसे को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है तो वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। मगर थोड़ी देर बाद स्लेविन को डोर नॉक करने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद लिंसे होगी, मगर उसकी फूटी किस्मत, इस बार भी डोर पर दो ठग्स थे जो फोर्सफुली स्लेविन को अपने साथ ले जाते हैं। स्लेविन देखता है कि उसे फिर से द बॉस की बिल्डिंग की डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, मगर ठग्स बताते हैं कि हमारे बॉस का नाम द बॉस नहीं है, बल्कि उनका नाम राबी है और वो द बॉस के राइवल हैं। और सरप्राइजिंगली इन क्राइम बॉस की बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने है। इसके बाद स्लेविन को राबी तक ले जाया जाता है। इन सभी को भी लगता है कि स्लेविन ही निक है। स्लेविन इन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो निक नहीं है, मगर उसकी बातों पर आजकल कोई भी भरोसा नहीं करता। राबी कहता है कि मिस्टर निक, तुम्हारे ऊपर मेरे $33,000 उधार हैं, तो तुम्हारे पास मेरा पैसा लौटाने के लिए 48 घंटे का वक्त है। और गाइस, यहाँ पर भी स्मिथ मौजूद था और स्लेविन के जाते ही राबी स्मिथ से कहता है कि मैं तुम्हारा आधा पैसा पहले ही ट्रांसफर कर चुका हूँ और आधा पैसा मेरे दुश्मनों के मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि स्मिथ, राबी और द बॉस के बीच में कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है और दोनों ही क्राइम बॉस स्मिथ के थ्रू एक दूसरे को मरवाना चाहते हैं। मगर इस समय न जाने क्यों ये लोग निक को घसीट रहे हैं। इन सभी को अभी तक पता नहीं है कि जिसे ये निक समझ रहे हैं वो असल में स्लेविन है। इसके बाद स्लेविन निक के फ्लैट पर फिर से लौट आता है और जहाँ पर लिंसे उससे फिर से मिलने आती है और वो स्लेविन को बताती है कि शुरुआत में जो कॉल आया था वो रूम 1009 से आया था और कॉलर का नाम स्मिथ है। तो मैं उस रूम में चेक करने गई थी और काफी देर नजर रखने के बाद मैंने मिस्टर स्मिथ को पहचान लिया और कॉल करने का नाटक करते हुए मैंने उसका फोटो भी ले लिया है। लिंसे स्लेविन को स्मिथ की फोटो दिखाती है, मगर स्लेविन उसे नहीं पहचानता। लिंसे कहती है कि मैंने स्मिथ का पीछा किया था, मगर जिस बिल्डिंग में स्मिथ गया उस बिल्डिंग से स्मिथ के बजाय तुम बाहर निकल कर आए थे। और ऐसा क्यों है कि निक के लापता होने का जिस आदमी से कनेक्शन है तुम्हारा भी उस आदमी से कनेक्शन है, यानी कि स्मिथ से। तो स्लेविन लिंसे को द बॉस और द राबी की पूरी स्टोरी बता देता है
और कहता है कि मुझे $96,000 का डेप्ट क्लियर करने के लिए राबी के बेटे को मारना होगा और मुझे 48 घंटे में राबी का $33,000 लौटाना है। मगर अजीब बात ये है कि ये डेप्ट मेरा है ही नहीं। इसके बाद स्लेवन बॉस के पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो बॉस राबी के बेटे फेरी की सभी डिटेल्स बताने लगता है कि इजरायली मोसाद एजेंट उसके बॉडीगार्ड हैं और वो एक स्टार शेप्ड लॉकेट पहनता है जो कि एक ट्रांसमिशन डिवाइस है जिसके थ्रू बॉडीगार्ड को बुलाया जा सकता है। बॉस कहता है कि तुमने फेरी को उसके अपार्टमेंट में ही मारना होगा। मगर गाइस, असल में इस असैसिनेशन का प्लान स्मिथ ने बनाया है और उसने ही ये सारी डिटेल द बॉस को बताई है। मगर बॉस एक बात छुपा लेता है कि जब स्लेवन राबी के बेटे को मार देगा तब स्मिथ स्लेवन को मार देगा और डेथ सीन को ऐसे शो करेगा कि स्लेवन और राबी का बेटा गे हैं और समाज के डर से इन दोनों ने डबल सुसाइड की है और ये सोचकर बॉस काफी खुश है। इसके बाद स्लेवन बॉस की बिल्डिंग से निकल जाता है, इस बात से बेखबर कि कोई थर्ड पार्टी उस पर नजर रख रही है और ये थर्ड पार्टी पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से इस बंदे की सभी डिटेल निकालो। मगर तभी इनका तीसरा साथी यहाँ आकर बोलता है कि मुझे न्यूज मिली है कि गुड कैट टाउन में वापस आया है और कहा जाता है कि गुड कैट बेस्ट किलर है और खास बात ये है कि गुड कैट इस शहर में 20 साल के बाद आया है। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। वहीं जब स्लेवन फ्लैट पहुंचता है तो लिंडसे उसके पास आकर बताती है कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया है कि स्लिम हॉपकिंस द बॉस का बुकी था और इसी तरह राबी का भी एक बुकी था जिसका नाम बेनी बैगिंस था। और खास बात ये है कि स्लिम और बेनी दोनों मारे जा चुके हैं। लिंडसे बताती है कि वो मुर्दा घर में बेनी की डेड बॉडी देखकर आई है। वैसे का इस मूवी की शुरुआत में 2 बुकीज मारे गए थे और वो दोनों ही स्लिम हॉपकिंस और बेनी बैगिंस थे और तो और इस सबका बॉस और राबी के साथ कोई कनेक्शन है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंडसे बेनी बैगिंस की डेड बॉडी चेक करने गई थी और असल में ये लड़की मुर्दा घर में काम करती है। और खास बात ये है कि यहाँ पर वो आदमी भी मौजूद है जो कि स्लेवन पर नजर रख रहा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये आदमी एक पुलिस डिटेक्टिव है, यानी पुलिस द बॉस पर नजर रख रही थी और तभी स्लेवन उनकी नजर में आ गया। इसके बाद लिंडसे स्लेवन को बताती है कि मेरी मानो तो यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे हिसाब से निक तुमसे छुप नहीं रहा है बल्कि उसने जानबूझकर तुम्हें इस समय फंसाया है। मगर स्लेवन कहीं भी भागकर जाना नहीं चाहता। इसके बाद लिंडसे स्लेवन को डिनर के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए स्लेवन मान जाता है और फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और शायद लिंडसे स्लेवन को पसंद करने लगी है और कोइंसिडेंटली इस रेस्टोरेंट में राबी का बेटा भी मौजूद है और यहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं जो कि राबी के बेटे फेरी और स्लेवन पर नजर रख रहे थे। तो डिटेक्टिव अपने साथी को बताता है कि हमने इस लड़के की डिटेल्स चेक करवाई हैं मगर डाटाबेस में उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं मिली हैं, जैसे कि ये लड़का एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोबेबली इसका नाम भी नकली है और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि स्लेवन की आइडेंटिटी भी कुछ प्रॉब्लमेटिक है। और जब फेरी अपनी टंकी खाली करने जाता है तब स्लेवन उसको फॉलो करता है और ऑफ कोर्स डिटेक्टिव भी इन दोनों का पीछा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्लेवन और लिंडसे घर लौटकर जा रहे थे तो स्लेवन लिंडसे को बताता है कि मैंने राबी के बेटे फेरी से बात की है और उसे डेट के लिए मैंने राजी कर लिया है। मगर तभी स्लेवन को कुछ महसूस होता है तो वो लिंडसे के साथ एक कॉर्नर में छुप जाता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद स्लेवन लिंडसे को बताता है कि जब मैं राबी के बेटे से मिलकर निकल रहा था तब एक क्रेजी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था। इसके बाद हमें स्लेवन और डिटेक्टिव की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां डिटेक्टिव स्लेवन से बोलता है कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं और मैंने तुम्हारी डिटेल्स भी निकलवाई हैं मगर मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि तुम कौन हो और ऑफ कोर्स तुम निक फिशर के फ्रेंड भी नहीं हो क्योंकि असली निक फिशर ने 8 साल की जेल काटी है और मैंने असली निक को देखा है तो मुझे पता है कि तुम्हारा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो मुझे बताओ कि तुम असल में हो कौन। मगर स्लेवन बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाता है और वैसे स्लेवन ने ये सभी डिटेल्स लिंडसे से भी छुपा ली हैं। इसके बाद लिंडसे बोलती है कि तुम तो जेम्स बॉन्ड जैसे लगते हो। इसके बाद ये लोग अपने फ्लैट लौट आते हैं मगर स्लेवन हिम्मत करके लिंडसे के फ्लैट में चला जाता है और ऑफ कोर्स इनके बीच में तगड़ा मैच होता है और अब दोनों को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया है। नेक्स्ट डे स्लो और एल्विस स्लेवन से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि बॉस को पता है कि तुम राबी के बेटे फेरी के साथ डेट पे जाने वाले हो तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये नया सूट भिजवाया है ताकि तुम अपनी डेट पर एकदम धांसू लगो। मगर जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तब हम देखते हैं कि पास की कार में राबी के दोनों आदमी मरे पड़े हैं जो कि पहले स्लेवन पर नजर रख रहे थे और ये काम स्मिथ का था।
इसके बाद स्लेवन राबी के बेटे द फेरी के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद स्लेवन बोलता है कि मिस्टर फेरी, आपको कोई मारना चाहता है। तो फेरी कंफ्यूज होकर पूछता है कि कौन। तो स्लेवन बोलता है कि मैं। और स्लेवन बड़ी फुर्ती से फेरी को मार देता है। और ऐसे प्रिसाइज मूव्स तो एक पेशेवर कातिल के ही हो सकते हैं। और जब स्लेवन फेरी की डेड बॉडी को देख रहा था तब स्मिथ भी यहाँ पे आ जाता है और वो फेरी में एक और गोली मार देता है, क्योंकि फेरी अभी भी जिंदा था। और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि स्लेवन और स्मिथ मिले हुए हैं। इसके बाद स्मिथ अपनी कार की चाबी स्लेवन को देकर यहाँ से भेज देता है और वो खुद फेरी के स्टार में लगे ट्रैकर को ऑन कर देता है। और जैसे ही फेरी के बॉडीगार्ड रूम में आते हैं, स्मिथ उन्हें बड़ी सफाई से ऊपर पहुंचा देता है। और अब तक स्लेवन स्मिथ की कार से एक डेड बॉडी ले आया था और सरप्राइजिंगली ये डेड बॉडी उस लड़के की थी जिसे स्मिथ ने बस टर्मिनल पर मारा था। और गाइस, यही लड़का ही निक फिशर है और किसी खास मोटिव की वजह से इन्हें निक फिशर के आइडेंटिटी की जरूरत है। और मूवी की शुरुआत से जितने भी किलिंग अटैक हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद स्लेवन और स्मिथ यहाँ से निकल जाते हैं और फिर फेरी के फ्लैट में तगड़ा ब्लास्ट होता है और ऑब्वियसली ये स्लेवन और स्मिथ का काम था। इसके बाद स्मिथ द बॉस के ठग्स स्लोई और एल्विस को भी मार देता है और वो सीधा बॉस के ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पर बॉस के अलावा उसका सिक्योरिटी इंचार्ज भी मौजूद था। बॉस स्मिथ से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक जॉब के लिए हायर किया था ताकि तुम राबी के बेटे को मार सको, और वो भी इस तरीके से कि दुनिया को लगे कि फेरी की डेथ इंसिडेंटल है, न कि कोई प्रोफेशनल असैसिनेशन। मगर तुमने और तुम्हारे आदमी ने फेरी और उसके बॉडीगार्ड्स को मारकर उसका फ्लैट उड़ा दिया और अब सबको लगेगा कि ये काम प्रोफेशनल किलर्स का है और इस सब का इशारा मेरी तरफ जाएगा, क्योंकि मैं ही हूँ जिसकी फेरी के फादर राबी से इतनी गहरी दुश्मनी है और अब शायद राबी और मेरे बीच में एक क्राइम वॉर होने वाला है। वैसे गाइस, स्मिथ और स्लेवन इंटेंशनली इन दोनों क्राइम बॉस के बीच में वॉर करवाना चाहते हैं। इसके बाद स्लेवन राबी के घर जाता है ताकि वो राबी को उसके पैसे लौटा सके जो कि निक पे उधार थे। मगर राबी को पता है कि स्लेवन निक फिशर नहीं है और जब राबी ब्रीफकेस चेक करने के लिए झुकता है तब स्लेवन सीक्रेटली एक वेपन निकालकर राबी को हिट करता है, जिससे राबी बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद जब राबी को होश आता है तब वो एक चेयर पे बंधा हुआ था और राबी इस रूम को देखकर काफी सरप्राइज्ड है। उसे रियलाइज होता है कि इस रूम में लास्ट बार वो 20 साल पहले आया था जब वो द बॉस का दोस्त हुआ करता था। और सरप्राइजिंगली द बॉस भी यहाँ पे बना हुआ है। बॉस बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों की एक ही आदमी ने बैंड बजाई है। तो राबी बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही वुड कैट को हायर करके मेरे बेटे को मरवाने की सुपारी दी थी। गाइस, यानी स्मिथ का ही असली नाम वुड कैट है जो कि बेस्ट किलर है। तो बॉस बोलता है कि इस वॉर की शुरुआत तुमने ही मेरे बेटे को मार के की थी। मगर राबी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मरवाया है। मगर बॉस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि 1984 में तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी, मगर उस अटैक में मेरी बजाय मेरी वाइफ मारी गई और उसी दिन से हमारी दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। मगर तभी बॉस को रियलाइज होता है कि राबी को अभी तक पता नहीं चला है कि उसका बेटा भी मारा जा चुका है। तो बॉस उसे जहरीली स्माइल देकर गुड न्यूज देता है कि तुम्हारा बेटा भी मारा जा चुका है। मगर तभी यहाँ पर स्लेवन भी आ जाता है। तो ये दोनों क्राइम बॉस उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, तुम निक तो नहीं हो। तो स्लेवन बताता है कि तुम्हारी बुकी स्लिम और बैनी को हमने ही मारा है और हमने ही उनके लेजर चुराए थे, क्योंकि मुझे एक नाम चाहिए था, एक ऐसा आदमी जिस पर तुम दोनों का पैसा उधार हो। तो मैंने तुम्हारी बुकीज के लेजर चेक किए और फिर मुझे निक फिशर का नाम मिल गया और डिटेल्स चेक करने पर मुझे पता चला कि निक फिशर एक लो लाइफ स्कम है जो कि अंडर एज गर्ल्स को अब्यूज करने के लिए जेल जा चुका है। तो मेरे पार्टनर गुडकैट ने निक फिशर को एक बस टर्मिनल पर कांटेक्ट किया था और उसे एक स्टोरी सुनाकर उलझा लिया और फिर उसे सफाई से मार दिया। और फिर मुझे तुम दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट करने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी जो कि बॉस का बेटा था और उसे मैंने ही मारा था। स्लेवन बोलता है कि बॉस, तुम्हें लगा कि ये काम राबी ने करवाया था, तो तुमने बदला लेने के लिए गुड कैट को कांटेक्ट किया ताकि तुम राबी के बेटे फेरी को मरवा सको। तो स्मिथ ने तुम्हारे थ्रू निक फिशर को उठवाने के लिए कहा ताकि तुम निक के थ्रू फेरी को मरवा सको। स्लेवन बोलता है कि राबी, इस सब के बाद स्मिथ तुमसे मिलने गया था और उसने तुम्हें बता दिया कि बॉस ने तुम्हारे बेटे को मारने की सुपारी दी है। तो ये जानकर तुम घबरा गए और तुमने स्मिथ के साथ सौदा किया कि तुम स्मिथ को डबल पैसा दोगे ताकि तुम बॉस को मरवा सको। और स्मिथ ने निक फिशर को उठवा लिया ताकि तुम निक फिशर से
अपना पैसा ले सको। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है फेक निक फिशर की, जो कि मैं हूँ। तो गाइज, बेचारा निक फिशर तो इन गुंडों के आपसी वॉर में बेवजह मारा गया और स्मिथ ने ही उसे मारा था ताकि निक फिशर की जगह पर स्लेविन को इस सब सीन में ला सकें। तो गाइज, स्लेविन निक की पहचान के साथ ही तो इन दोनों क्राइम बॉस से मिला था। स्लेविन इन दोनों से कहता है कि वैसे तुम दोनों को 1979 की एक्वाडक्ट वाली हॉर्स रेस तो याद होगी ना, जिसकी 10th रेस में 7th हॉर्स को परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स दिया गया था और रेस में मैक्स नाम के आदमी ने रॉथ नाम की बुकी से उस घोड़े पर $20,000 की बेट लगाई थी, मगर रॉथ ने बेट को आगे बढ़ा दिया, यानी अपने बॉस को, जो कि तुम दोनों थे। और उस टाइम तुम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और जब तुम लोगों को पता चला कि मैक्स ने तुम्हारे घोड़े पर बेट लगाई है, तो तुमने गुस्से में मैक्स की पूरी फैमिली को मरवा दिया, इंक्लूडिंग रॉथ और उस घोड़े को भी। और तुम दोनों ने अपना गंदा काम करवाने के लिए गुड कैट को हायर किया था, क्योंकि कोई भी मैक्स के बच्चे को मारना नहीं चाहता था, मगर गुड कैट भी उस बच्चे को मार नहीं पाया। खैर, एक कातिल के सीने में भी दिल होता है। तो गाइज, इन दोनों क्राइम बॉस को समझ में आ जाता है कि स्लेविन असल में मैक्स का बेटा हेनरी है और वो अपना बदला ले रहा है। इसके बाद स्लेविन दोनों क्राइम बॉस के मुंह पर पन्नी चढ़ा देता है ताकि वो लोग सांस भी न ले पाएं और मारे जाएं, क्योंकि उन लोगों ने मैक्स को भी इसी तरीके से मारा था। और फिर थोड़ी ही देर में दोनों बॉस मारे जाते हैं और फिर स्लेविन डिटेक्टिव की कार में जाकर उसे मार देता है, क्योंकि 20 साल पहले वो डिटेक्टिव बॉस के लिए काम करता था और उसने ही स्लेविन की मदर को मारा था। वहीं दूसरी तरफ स्मिथ मुर्दाघर जाकर लिंसे को मार देता है, क्योंकि वो अपने और स्लेविन के सारे एविडेंस मिटाना चाहता था। इसके बाद हमें एक बस टर्मिनल दिखाया जाता है जहाँ पर स्लेविन बैठा हुआ है, मगर तभी यहाँ पर लिंसे आ जाती है, वो भी जिंदा और सही सलामत। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हैं। असल में स्मिथ को स्लेविन और लिंसे के रिलेशन के बारे में काफी पहले ही पता चल गया था और उसने स्लेविन को वार्न भी किया था कि हमने सभी एविडेंस मिटाने होंगे, इंक्लूडिंग लिंसे को भी। और स्लेविन को पता था कि वो स्मिथ का मन बदल नहीं सकता, तो उसने लिंसे को बचाने का प्लान बनाया था। स्लेविन ने लिंसे को अपने बारे में सारा मैटर बता दिया और जब स्मिथ ने लिंसे को मारा था, तब असल में लिंसे ने बॉडी आर्मर पहना हुआ था और ब्लड के लिए फेक ब्लड पाउच लगाए हुए थे। मगर तभी स्लेविन को स्मिथ दिखाई देता है तो वो काफी डर जाता है, मगर स्मिथ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा जैसा टॉप लेवल असैसिन इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकता है? तुम्हारी ट्रिक के बारे में मुझे पहले से पता था। इसके बाद स्मिथ स्लेविन को उसके फादर मैक्स की वॉच देता है। इसके बाद स्मिथ स्लेविन को न्यू लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके यहाँ से चला जाता है, यानी 20 साल साथ रहते रहते स्मिथ स्लेविन को अपने बेटे की तरह मानता है। तो गाइज, बात आती है मूवी के नाम और स्लेविन के नाम की। असल में एक्वाडक्ट की 10th रेस वाले 7th हॉर्स का नाम लकी नंबर 11 था और इसी नाम से हेनरी ने अपना नाम स्लेविन चूज किया था और मूवी का नाम भी इसी घोड़े के नाम पर रखा गया है। तो गाइज, इसी के साथ मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।